हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग पिछले सभी लेक्चर्स को देख चुके होंगे और सारी चीज़ों को आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट भी कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरेज बैटरीज के बारे में। स्टोरेज बैटरीज में हम लोगों ने लेड स्टोरेज बैटरीज के बारे में पढ़ा था और अभी एक और स्टोरेज बैटरी बाकी रह जाती है जिसको हम लोग कहते हैं निकल कैडमियम बैटरी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे निकल कैडमियम बैटरी के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग एक स्पेशल सेल के बारे में बात करेंगे, एक स्पेशल बैटरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इको फ्रेंडली बैटरी है और जिससे पोल्यूशन बिल्कुल जीरो होता है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है उससे, और जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कई सारी फ्यूल सेल्स इस समय उपलब्ध है, लेकिन सबसे कॉमन जो फ्यूल सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कोरोशन के बारे में। कोरोशन क्या चीज है? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को ये तीन टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले निकल कैडमियम बैटरी, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्यूल सेल जिसका इस्तेमाल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया गया था, और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरोशन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के अंदर जो है वो रस्टिंग कैसे होती है और कैसे हम आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचा सकते हैं, यानी कोरोशन से प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में चर्चाएं करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल बिल्कुल जिस तरह से स्टोरेज सेल होता है आपका लेड स्टोरेज सेल या लेड स्टोरेज बैटरी होती है, बिल्कुल उसी तरह से निकल कैडमियम स्टोरेज सेल होता है। ये एक कॉमन स्टोरेज बैटरी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है, खर्चीला है लेड स्टोरेज बैटरी की तुलना में, लेकिन ये हल्का होता है, लाइट होता है, इसलिए इसका यूज साधारणतया कैलकुलेटर्स वगैरह में करते हैं या पोर्टेबल जितने भी पोर्टेबल पावर टूल्स होते हैं उनमें करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस समय जो मार्केट में कैमरा आ रहा है, डिजिटल कैमरा, उसके अंदर जो सेल लगता है उस सेल को हम निकाल करके चार्ज भी कर सकते हैं। तो वो वही है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो जितने भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स हैं उन सब के अंदर हम लोग निकल कैडमियम सेल का यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इट इज also a common storage cell। ये एक कॉमन स्टोरेज सेल है, कॉमन स्टोरेज बैटरी है। इट इज मोर एक्सपेंसिव, इट इज more expensive than lead storage बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी की तुलना में ये थोड़ा महंगा है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि लाइट होता है, बट इट इज लाइट and used in portable electric tools, portable electric tools like कैमरास, जैसे कि कैमरा के अंदर, या फिर वॉचेस, कुछ घड़ियों के अंदर भी इसका हम लोग यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स एटसेट्रा, इन सब चीजों में हम लोग इनका यूज करते हैं। है क्या चीज ये? इट इज वोल्टिक सेल। voltic cell consisting of an anode
consisting of an anode of cadmium and a cathode of hydrated nickel oxide. हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड। ये एक वोल्टिक सेल है जो किससे बना होता है? एनोड जो होता है वो कैडमियम से बना होता है और इसका कैथोड जो होता है वो हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड से बना होता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक्वस सोडियम या पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट is the aqueous sodium hydroxide or potassium hydroxide। क्या रिएक्शंस होती हैं? Following reactions takes place। कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये एक कॉमन स्टोरेज सेल है और ज्यादा एक्सपेंसिव होता है लेड स्टोरेज बैटरी की तुलना में, लेकिन ये हल्का होता है और हल्का होने के कारण जितने भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं जैसे कि कैमरास है, वॉचेस है, कैलकुलेटर्स है, इनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक वोल्टिक सेल होता है। वोल्टिक सेल है तो एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड जो होता है वो कैडमियम का होता है जबकि कैथोड जो होती है वो हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड होती है। इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन हो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो क्या रिएक्शंस होगी? जाहिर सी बात है एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या एनोड पे होता है? एनोड पे कैडमियम जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करता है और बनाता क्या है? कैडमियम हाइड्रोक्साइड और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। लेकिन कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे क्या होगा कि जो निकल का ऑक्साइड है वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है और इसके साथ ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बनाता क्या है? निकल का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। निकल के हाइड्रोक्साइड के साथ फिर OH आयन निकलता है। अगर इस प्रोसेस की ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए तो ये 2OH आयन इस 2OH आयन से कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या? बचा कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस 2H2O बनेगा क्या? कैडमियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ निकल हाइड्रोक्साइड। कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन तब होती है जब सेल जो है वो वर्क कर रहा है, यानी सेल से एनर्जी निकल रही है, ली जा रही है, मतलब सेल का यूज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो रहा है। ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है। तो रिचार्जिंग क्या होगा? रिचार्जिंग इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से तो रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जब हम इस बैटरी को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से जब जोड़ेंगे तो कैडमियम का हाइड्रोक्साइड और निकल का हाइड्रोक्साइड दोनों कंबाइन होंगे, बनेगा क्या? कैडमियम निकल ऑक्साइड और इसके साथ 2H2O। ये प्रोसेस जो होगा वो रिचार्जिंग का होगा तब जब बैटरी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड है, यानी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। तो जब चार्ज होती है यानी वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट स्टोर करती है, तो ऐसे में ये रिएक्शन होती है। लेकिन जब बैटरी को हम यूज करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जोड़ते हैं, तो ऐसे में बैटरी डिस्चार्ज होती है और डिस्चार्जिंग के लिए ये रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। अभी हम लोग बात करेंगे फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्यूल सेल क्या है और
सेल का कहाँ यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं फ्यूल सेल। हमने आपको पहले बताया कि फ्यूल सेल क्या होते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल क्या चीज है? फ्यूल सेल जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही हम लोग यूज कर सकते? नहीं, इसकी जगह पे कोई भी चीज जो कंबस्टेबल हो और जिसके कंबस्टन से लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती हो उसका यूज कर सकते हैं। तो क्या मीथेन का यूज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या ब्यूटेन का यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन और ब्यूटेन दोनों हाईली कंबस्टेबल हैं और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो मेनली ये फ्यूल इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी सब्सटेंस है फ्यूल के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी जिसका कंबस्टन हो रहा है और कंबस्टन के परिणाम स्वरूप एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस कंबस्टन से जो एनर्जी निकलती है उसी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज, ये एक इको फ्रेंडली सेल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं निकलती है जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड कर सके। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के वाटर बनाता है, तो इस सेल से ये वाटर वेपर्स के रूप में निकलता है, जिसको कंडेंस करके आप पोर्टेबल वाटर के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर मीथेन का यूज कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पौधों को होती है। तो इस तरह से ये इको फ्रेंडली सेल होती है। तो क्या होता है फ्यूल सेल? तो फ्यूल सेल is another means by which chemical energy may be converted into electrical energy। फ्यूल सेल एक दूसरा साधन है जिसके द्वारा हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की अगर हम लोग बात करें तो सेल कैसे बनी होती है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में सेल कैसे बनी होती है? सेल को 3 चैम्बर से बनाया जाता है। तो सेल कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर्स, consists of 3 chambers। 3 चैम्बर से ये सेल बनी होती है। क्या क्या कौन कौन से ये 3 चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर्स जो होते हैं वो एक तो हाइड्रोजन के लिए होता है, और एक इस तरह से हम लोग बना ले, देखो एक जो होगा जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, निकिल के इलेक्ट्रोड्स लगते हैं इसमें। ये निकिल, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के लिए निकिल जो होता है वो क्या होता है? कैटलिस्ट की तरह से काम करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग निकिल के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके साथ एक और चैम्बर जोड़ देते हैं, इस तरह से एक चैम्बर और जोड़ देंगे, और ये चैम्बर जो होता है वो हाइड्रोजन के लिए होता है। ये हाइड्रोजन का सिलेंडर होता है। इस तरह से यहां पे भी एक चैम्बर और जोड़ेंगे, और ये चैम्बर जो होता है वो ऑक्सीजन के लिए होता है। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। तो 3 चैम्बर होता है, एक हाइड्रोजन का सिलेंडर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होगा? एनोड, और ये क्या हो जाएगा? कैथोड। एक हो गया क्या? एनोड, और दूसरा क्या हो गया? कैथोड हो गया। अभी दोनों को यहाँ पे हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं वो लगभग
20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है, जबकि 20 से 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है। तो ये है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब होता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्लोली इस सेल के अंदर डिफ्यूज होती है, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, कंबस्टन होता है। तो ये 3 चैम्बर से बना होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं ये, और सेपरेटेड बाय पोरस इलेक्ट्रोड्स। सेपरेटेड बाय पोरस इलेक्ट्रोड्स। ये पोरस इलेक्ट्रोड्स के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस introduced into one compartment and the oxygen gas is fed into other compartment। एक कंपार्टमेंट में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, दूसरे के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस भर दी जाती है दोनों कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये गैसेस धीरे धीरे डिफ्यूज होती है। These gases diffuses slowly through the electrode and react with electrolytic solution। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के साथ क्या करेंगी, रिएक्ट करती हैं। इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ porous carbon and the electrolyte is a resin। Electrodes are made of porous carbon and electrolyte is resin। Electrolyte is resin containing concentrated aqueous NaOH, concentrated aqueous sodium hydroxide। तो अभी क्या रिएक्शन होने वाले हैं, देखो एट एनोड में क्या होता है, ये H2 और 2OH आयन रिएक्ट करके बना लेते हैं क्या, 2H2O, और इसके साथ क्या निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन 2H2O के साथ रिएक्ट करती है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेती है और बना लेती है क्या, 4OH आयन। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2H2। ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे 2H2 प्लस यहाँ पे क्या है, 2OH है, तो 2 का कितना हो गया, 4OH, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा यहाँ पे, अभी बचा क्या, ये 4O2, अरे सॉरी ये O2 बचा, 2H2 प्लस O2। अभी बना क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ 4H2O हो गया, यहाँ 2H2O है, तो इधर ज्यादा हो रहा है, तो 2H2O, ये बन गया आपका वाटर वेपर। तो ये रिएक्शंस जो है वो इस फ्यूल सेल के अंदर होती है। तो ये था आपका फ्यूल सेल। ये सेल जो है वो सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। इस सेल का सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हुआ। तो आइए देखते हैं अभी इस सेल की हम लोग, जो फ्यूल सेल है इसकी हम लोग इफिशियंसी भी निकालेंगे।
तो कैसे हम लोग इसकी इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं और थोड़ा सा और इस सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये सबसे इको फ्रेंडली सेल है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो रेजिन कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ की सेल है, बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए देखते हैं अभी इसके बारे में कुछ और एस्पेक्ट्स जो है क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, दिस सेल आर यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट। This type of cells are used in spacecraft। स्पेसक्राफ्ट के अंदर इसका यूज किया जाता है। This cell was used in Apollo space। First of all, this cell was used in Apollo space प्रोग्राम। सबसे पहले इस सेल का यूज जो है वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया गया था। जो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड, जो वाटर वेपर्स यहां पे बनता है, ये 2H2 जो बनता है, तो ये जो वाटर वेपर्स बनते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेयर कंडेंस्ड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं and added to drinking water। इसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर सकते हैं। इसको कंडेंस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर सकते हैं। तो इट मींस दिस सेल इज पोल्यूशन फ्री। ये सेल जो होती है वो पोल्यूशन फ्री होती है। इसके साथ साथ मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन and other fuels can be used because the main purpose of the cell is to conduct heat of combustion। जो मेन पर्पस है इन फ्यूल्स का, उसका काम है हीट ऑफ कंबस्टन को कंडक्ट कराना। किसमें कंडक्ट ना लिखे यहां पे, कन्वर्ट हीट ऑफ कंबस्टन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सेल जो होती है लगभग 70% तक एफिशिएंट होती है। यानी इस सेल के द्वारा जो एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, जो कंबस्टन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी, उसको जो ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है वो लगभग 70% तक को कन्वर्ट कर देता है। तो these cell produce electricity with an efficiency of about 70%। इसकी जो लगभग इफिशियंसी होती है वो 70% तक होती है।
तो अभी हम लोग इसका निकालेंगे इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की इफिशियंसी क्या होती है, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल्स। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स की इफिशियंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल, इस फ्यूल सेल की हम लोग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करें, फ्यूल सेल की इफिशियंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये कैसे जान सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी कितनी है, कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिक इफिशियंसी इस फ्यूल सेल की क्या है। थर्मोडायनामिक efficiency of fuel cell, थर्मोडायनामिक इफिशियंसी इस फ्यूल सेल्स की कितनी होती है। तो देखो थर्मोडायनामिक इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल ये इक्वल टू बराबर होती है यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन अपॉन heat of combustion, heat of combustion into 100। जो थर्मोडायनामिक इफिशियंसी होती है फ्यूल सेल की दैट इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट ऑफ कंबस्टन इनटू 100। अभी जो थर्मोडायनामिक इफिशियंसी है इसको हम लोग एक ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन जो होता है ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो डेल जी नॉट अपॉन हीट ऑफ कंबस्टन कितना हो जाएगा, डेल एच नॉट इनटू कितना 100। तो डेल जी नॉट अपॉन डेल एच नॉट इनटू कितना हो गया 100। बट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डेल जी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल पढ़ा था हम लोगों ने। तो अभी हम लिख सकते हैं कि इंटा इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन डेल एच नॉट लिख सकते हैं इनटू कितना 100। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें 2H2 plus 4OH आयन बनेगा क्या 4H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो E नॉट सेल होता है E नॉट सेल दैट इज इक्वल टू माइनस 0.83 वोल्ट होता है। दूसरा क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर O2 plus 2H2O plus, अभी हम लोगों ने इस रिएक्शन को पढ़ा है 4E और बनता क्या है 4OH आयन। इसके लिए E नॉट जो है वो कितना है, ये है 0.40 वोल्ट, ये पॉजिटिव है। दोनों को हम लोगों ने क्या किया ऐड कर दिया। अगर हमने दोनों को ऐड किया तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था 2H2 प्लस कितना O2 बना क्या 2H2O। तो ऐसे में E नॉट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट सेल दैट विल बी इक्वल टू कितना होता है EL माइनस ER होता है, EL माइनस ER नहीं ER माइनस EL, यानी कैथोड माइनस कितना एनोड। तो ये कैथोड है ये और ये एनोड है। तो कैथोड पे कितना लिखा हुआ है 0.40 माइनस 0.83 वोल्ट ये लिखा हुआ इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हम लोगों को मिला, हम लोगों को मिल गया 1.23 वोल्ट। अभी जो कंबस्टन हो रहा है H2 प्लस O2 और 2H2O में, तो इसके लिए डेल H नॉट की वैल्यू कितनी होती है, कंबस्टेबल एंथैल्पी जो है वो माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन होती है ये माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल होती है और E नॉट सेल की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1.23 वोल्ट मिल गई। तो
अब डेल जी नॉट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डेल जी नॉट को? तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि डेल जी नॉट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डेल जी नॉट जो है, डेल जी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेशन यहाँ हो रहा है? तो देखें 4 इलेक्ट्रॉन 2 2 द 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस 2 इनटू फैराड कितना होता है 96,500 और ई नॉट सेल आपने कितना निकाला 1.23 वोल्ट। तो अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -2373 -2373 905 जूल पर मोल। ये आ गया आपका। इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लो। किलो जूल में कितना हो जाएगा 237 माइनस 237.39 किलो जूल पर मोल। ये हमको मिल गया क्या? डेल जी नॉट की वैल्यू मिल गई। तो अगर डेल जी नॉट की वैल्यू मिल गई तो इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल कैलकुलेट कर सकते हैं -237.39 अपॉन जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है वो कितना है -285.8 किलो जूल पर मोल और ये इक्वल टू इनटू कितना हो गया 100। ये हमको लगभग 83% मिल जाता है अप्रॉक्स 83%। तो एक कॉमन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 83% होती है। इट मींस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट to give a large amount of electricity. It means it can convert 83% of heat energy into electrical energy. Only 17% of the heat of combustion can be removed out. केवल वही खराब हो सकते हैं, बाकी वो 83% को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी ये जो शेल है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका फ्यूल सेल और उस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी। अभी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स दूसरी चीज जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये मैंने बताया था आप लोगों को क्रोशन के बारे में। तो देखो ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। क्रोशन के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी हैं, उसके पहले की क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या चीज होता है। तो केवल हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे और थोड़ा सा कुछ नए एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे। हालांकि जो इसके प्रोटेक्शन के मेथड्स हैं वो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने पढ़ी नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्रोशन के बारे में। क्रोशन क्या है, किसे कहते हैं? क्रोशन का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब है? क्रोशन का मतलब होता है कि देखो जब भी कोई ऐसा मेटल हो जो मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंसी में उसके आउटर सरफेस जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है या खराब होने लगता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्रोशन कहते हैं। तो क्रोशन आप लोगों ने सबसे कॉमन जो देखा होगा वो देखा होगा किसमें? आयरन में। तो इसी को आयरन के अंदर जो क्रोशन होता है आपने देखा मॉइस्चर की प्रेजेंसी में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे जो मेटल का सरफेस होता है वो कोडेड होने लगता है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन स्पॉट्स बनने लगते हैं जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। एक्चुअली में ये रेडिश ब्राउन स्पॉट्स क्या होते हैं? रेडिश ब्राउन स्पॉट्स जो होते हैं वो आयरन के हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो क्या सभी प्रकार के मेटल्स के अंदर क्रोशन होता है? यस ऑफ कोर्स, जितने भी मोर रिएक्टिव है मेटल्स हैं उन सब के अंदर क्रोशन होता है। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है क्रोशन उनके अंदर लगभग नहीं होता है, और या तो होता है तो बहुत स्लो होता है। जैसे सिल्वर एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो उसके अंदर क्रोशन होता तो है लेकिन बहुत स्लो रेट से होता है। गोल्ड के अंदर और धीमे होता है, लेकिन प्लैटिनम में होता ही नहीं है क्योंकि एकदम वो रिएक्टिव ही नहीं है, किसी से रिएक्ट करती नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर क्रोशन नहीं होता है। लेकिन जितने ऐसे मेटल्स हैं जो ज्यादा रिएक्टिव है इन सबके अंदर क्रोशन होता है। तो क्या क्रोशन में हमेशा ऑक्साइड से बनते हैं? नहीं, ये भी बात नहीं है कि क्रोशन में हमेशा ऑक्साइड से बने। क्रोशन में हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकते हैं, जैसे कॉपर के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो ग्रीन कलर के कॉपर के पॉट में अगर देखें हम लोग बॉटम पे
किसी भी तांबे के लोटे में देखें, जिससे अक्सर हम लोग पूजा में यूज करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उसमें हरे हरे रंग का स्पॉट्स बन जाता है, तो दैट इज क्रोशन। वो कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है। सल्फाइड्स के रूप में भी बनते हैं, जैसे सिल्वर पे बनता है, सिल्वर पे, चांदी पे जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स बनते हैं वो सिल्वर सल्फाइड्स होते हैं। तो सल्फाइड्स के रूप में भी क्रोशन रस्ट जो होता है वो हो सकता है। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्रोशन है क्या। तो द प्रोसेस ऑफ weathering of metal surface in the presence of atmospheric gases, in the presence of atmospheric gases and moisture is called क्रोशंस। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोशंस कहते हैं। तो क्रोशंस के परिणाम स्वरूप होता क्या है? ड्यू टू क्रोशंस, some compounds of metal is formed, like ये कैसे हो सकते हैं? ऑक्साइड्स, और क्या हो सकते हैं? सल्फेट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? सल्फाइड हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? कार्बोनेट भी हो सकते हैं, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जिस भी मेटल के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक गैसें और मॉइस्चर का अटैक होगा, उस मेटल का जो सरफेस होगा उस मेटल के कंपाउंड्स बना लेगा, चाहे वो ऑक्साइड्स के रूप में बनाए, सल्फाइड्स के रूप में बनाए, सल्फेट्स के रूप में बनाए, या फिर कार्बोनेट्स के रूप में बनाए, या फिर हाइड्रोक्साइड्स के रूप में बनाए। तो कोई भी इस तरह से बना सकता है। दूसरी चीज, द प्रोसेस ऑफ corrosions of iron is called rusting। हम लोगों ने भी बात भी की थी कि जो आयरन का क्रोशन होता है वो क्या कहलाता है? रस्टिंग। हम लोगों को आयरन को ही एग्जांपल लेकर के पढ़ना है कि आयरन के अंदर जो क्रोशन का प्रोसेस है वो कैसा है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे रस्टिंग होती है? तो क्रोशन जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्रोशन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। तो बाय विच metal are oxidized by oxygen in the presence of moisture। किसकी उपस्थिति में? मॉइस्चर की उपस्थिति में। तो रस्टिंग की थियरी जो होती है वो क्या कहलाती है? जो रस्टिंग की थियरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी जो है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी भी कहते हैं रस्टिंग की। क्यों? क्योंकि इसमें रस्टिंग को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी ऑफ रस्टिंग। तो क्या क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कि रस्टिंग इज एक्सप्लेन्ड on the basis of formation of electrochemical cell,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग रस्टिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो किसके ऊपर बनेगा? ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस के आधार पर। तो आइए देखते हैं इसको स्टेप टू स्टेप हम लोग देखेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है। स्टेप टू स्टेप जो आयरन की रस्टिंग होती है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रस्टिंग होती है, इसको हम लोग स्टेप टू स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेप वन। स्टेप वन में क्या होता है? जब आयरन की रस्टिंग हो रही होती है तो स्टेप वन में क्या होता है? तो स्टेप वन के अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं, जो कि कहां होते हैं? एटमॉस्फेयर में। ये आयरन के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं और जैसे ही आयरन के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑलरेडी उस सरफेस पर होगी। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसके सरफेस पर दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम the atmosphere on the surface of iron combined to form carbonic acid H2CO3। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी H2O प्लस CO2 पहले स्टेप में ये बनाने का क्या? H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। आइए अब जो ये कार्बोनिक एसिड बनता है आयरन के सरफेस पर, ये पूरे के पूरे आयरन के सरफेस को क्या करता है? कवर कर लेता है और क्या करेगा? अपने आप को डिसएसोसिएट करने लगता है। तो इसके बाद कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 डिसएसोसिएट, ये डिसएसोसिएट करेगी। देखो कैसे? H2CO3 डिसएसोसिएट हो जाएगा, बनाएगा क्या? 2H आयन प्लस CO3 आयन, कार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। और चूंकि इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O जो होगा वो भी डिसएसोसिएट होगा, H आयन और किसमें? OH आयन। तो यहां पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप 2 में क्या होना है? स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इस स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन होगा आयरन का, और जो मेटल ऑक्सीडेशन होगा वो उसके स्ट्रेन पॉइंट पर होगा, जिस पॉइंट पर ज्यादा जो है वो टेंशन हो और जो पॉइंट पॉइंटेड हो। यानी जैसे अगर आयरन नेल की बात करें तो आयरन नेल के अंदर रस्टिंग पहले टिप से शुरू होती है, तो ये प्रोसेस जो होगा वो कहां होगा? टिप पर। तो दिस प्रोसेस इज स्टार्ट एट द टिप ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। ये आयरन ऑब्जेक्ट के टिप पर स्टार्ट होता है। आयरन ऑब्जेक्ट के टिप पर स्टार्ट होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन यहां पे होगा। तो देखो Fe से फिर क्या? Fe+2, फिर क्या? 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। देखो E0 Fe+2 to Fe+3, ये इक्वल टू कितना होता है? -0.44 वोल्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सबसे पहला क्या होगा? Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन होंगे, जिसमें क्या हो गया? Fe+2 to Fe+3 जो है वो कितना है? 0.44 वोल्ट है। अब देखो दिस सेल आर यूज्ड इन स्पेस, है ना? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो अलोंग द नेल टू द एरिया कंटेनिंग इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉनों की जो फ्लुएंसी होगी वो उस आयरन नेल से किधर? आयरन नेल से उस डायरेक्शन में जाएगा
जहां पे इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। तो जब इम्प्योरिटी की साइड में ये जाएगा तो ऐसे में कैथोड जहां पे ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगी हाइड्रोक्सिल आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हाइड्रोक्सिल आयन में। तो कैसे देखो O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा क्या? 4OH आयन। अब E नॉट जो रिडक्शन है, E नॉट रिडक्शन, ये इक्वल टू कितना है? 1.23 वोल्ट। अभी हम लोगों ने देखा थोड़ा सा पहले, ऑक्सीजन का 1.23 वोल्ट आ गया ये। अब जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा? 2 स्टेप में। तो पहला स्टेप जो होगा, जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा यहाँ पे, उसमें हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मान लेते हैं रिएक्शन 2। और अगला स्टेप में क्या होगा? कि 4 हाइड्रोजन आयन, जो 4 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे और 2H2O बना लेंगे। ये हो गया प्रोसेस 3। अब क्या करें? प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 दोनों को कंबाइन करते हैं। ऑन कंबाइन, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाता है? O2 प्लस 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू 2H2O। इसको प्रोसेस 4 मानते हैं। चलिए, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 4 दोनों को कंबाइन करते हैं। तो ऑन कंबाइनिंग 1 and 4, 1 और 4 दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिला? 4Fe प्लस 2 प्लस O2 प्लस 4H2O और बन गया क्या? 2Fe2O3 प्लस 8H आयन। दिस इज बन गया। अब इस फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेशन हो जाता है। जो फेरिक ऑक्साइड बनी, इस फेरिक ऑक्साइड का क्या होगा? हाइड्रेशन। तो ऑन हाइड्रेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, हाइड्रेशन अगर इसका हो जाए Fe2O3 प्लस XH2O तो गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 इनटू XH2O। यही रस्ट है। इस तरह से रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो आयरन के अंदर रस्टिंग होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है? रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में Fe से Fe+2 में कन्वर्जन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? Fe से Fe+2 में कन्वर्जन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा है? अगर रिडक्शन में हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस 4H आयन कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एंड गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? जाके ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2H2O में, 2H2O। अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस हो रहा है कि 4Fe+2 प्लस O2 प्लस 4H2O गेट कन्वर्टेड इनटू 2Fe2O3 इनटू कितना? प्लस 8H आयन। ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से अगर यहाँ देखें तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन और Fe2O3 प्लस XH2O जाके कन्वर्ट हो जा रहा है Fe2O3 इनटू XH2O में, जो कि यही रस्ट है। तो इस तरह से रस्टिंग के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग कैसे इस क्रोशन को बचाएं, क्या क्या उपाय हैं हमारे पास ताकि हम क्रोशन से प्रिवेंशन कर सकें। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा हम लोग क्रोशन को अपने में क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, रस्टिंग को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं रस्टिंग को? रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहला प्रोसेस तो आप लोगों ने देखा ही है कि हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बैरियर मेथड कहते हैं, कि जितने भी आयरन की ऑब्जेक्ट है उनके सरफेस के ऊपर एक बैरियर लगा दें। क्या लगा दें?
तो उस पे हम लोग ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आयरन के सरफेस पर लगा देने से क्या होता है, रस्टिंग रुक जाता है। और भी एक प्रोसेस है कि कोई भी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल के उसके ऊपर लेपन कर दिया जाए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो या फिर गैल्वेनाइजेशन, जिंक का जब हम लोग करते हैं जिंक कोटिंग, तो जिंक की कोटिंग कर देते हैं, और इस जिंक की कोटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन के द्वारा कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, यानी एक दूसरा एनोड लगा दे जो हम आयरन की चीजों से जोड़ करके उसको जमीन में दबा दें। तो ऐसे कंडीशन में भी आयरन को हम लोग रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो ये था आज का आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, और यहीं पे आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के साथ। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को नोट करिए और लर्न करिए, बढ़िया से प्रिपेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, और इसके साथ साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना।